हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपके जो है प्रैक्टिस मैराथन चल रही है, जो आपके सेट कराए जा रहे हैं, उसमें से आपको 7 सेट मिल चुके हैं। आज आपका ये 8th सेट है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी 7 सेट आपको प्राप्त हुए हैं प्रश्न के, तो वो सब आपको पसंद आए होंगे और कुछ यूनिक आपको प्रश्न मिल रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर पसंद आ रहे हैं प्रश्न और प्रैक्टिस सेट आपको, तो लाइक एंड शेयर बनता है और करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये कंटेंट सभी तक पहुँचे। और जो दोस्त आज ही चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, एक बात और कि आपके चैनल पर मैंने जो है यूनिट से कंसेप्ट क्लियर करने शुरू किए हैं। यूनिट 1 से शुरू किया है। आज ही मैंने वीडियो डाली थी आपके यूनिट 1 से पार्ट 1, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जो यूनिट है UPHESC की, तो वो 6 में डिवाइड है और हर एक यूनिट में 4-4 जो है आपके टॉपिक हैं। तो आज फर्स्ट टॉपिक की मैंने आपकी वीडियो डाली थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। साथ में उसमें दूसरा आपकी जो टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व, उसकी जो है एक छोटी वीडियो आज मैं आपकी अपलोड करूँगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। और जो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो फर्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा लेंदी जाएगी, तो ये साथ में चलती रहेगी। साथ में आपके प्रैक्टिस सेट मैराथन भी चलती रहेगी और जो छोटे छोटे टॉपिक में यूनिट में आपके हैं, उनकी अलग से मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी साथ में। तो इससे क्या होगा, एक आपका फ्लो बना रहेगा। और आपकी जो है, पता ही है कि आज आपकी 8 तारीख हो चुकी है, 8 जुलाई, और 2.5 महीने हमारे पास सिर्फ बचे हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, और आप भी मेरे साथ तैयार रहिए प्रिपरेशन के लिए अच्छे से, और अच्छे से हमने अटैम्प्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, आज मैं जो आपके वर्जन लेकर आई हूँ वो साथ में इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चंस के, वो आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेरी थी किसी स्टूडेंट की, मैडम इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराइए। तो जिनकी क्वेरी है वो खुद से इनको पढ़िए, हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ, इतना आप इंग्लिश में पढ़िए, आंसर फिर हम धीरे धीरे करेंगे। चलिए प्रश्न पहले देख लेते हैं। इंद्र जो है 2015 क्या है, इसके बारे में बताना है। इंद्र 2015 क्या है? भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली, या फिर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान को एक उन्नत किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, या चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रशिक्षित। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपने, इंग्लिश वालों ने भी अपने ऑप्शन लगा लिए होंगे और हिंदी वालों ने भी। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर आपका उत्तर सही जा रहा है, वही आपका पैटर्न वही है, आप 20 क्वेश्चन सही कीजिए और अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को कहिए कि हम जो है सुपीरियर हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या जा रहा है? अगर हमारे साथ आपका आंसर सही जा रहा है, तो आपका जाना चाहिए, तो आपका उत्तर जाना चाहिए ए, भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। इंद्र 2015 भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो नवंबर 2015 में राजस्थान में संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास 7 नवंबर 2015 से 20 नवंबर तक 2015 के मध्य संपन्न हुआ। बहुत अच्छी जानकारी है, नोट डाउन भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश वाले अपना प्रश्न पढ़ें। चलिए हम चलते हैं हिंदी पर। भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई? ये भी अच्छा प्रश्न है। महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी या फिर रानी दुर्गावती? तो हमें बताना है इनमें से जो महान योद्धा हैं ये चारों, तो 2016 में इनकी 475वीं जयंती आयोजित की गई, इनमें से चारों में से किसकी की गई है? तो बताइए जल्दी से आंसर। अगर हमारे तरह ही आपका आंसर जा रहा है तो बहुत अच्छे, महाराणा प्रताप जी। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स हम चेक करते हैं। 9 मई 2016 को महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान सरकार ने मिलकर किया। इस अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने महाराणा प्रताप की स्मृति में 100 और 10 रुपये के सिक्के जारी किए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाई गई 475वीं, तो वहाँ पर कौन से सिक्के जारी किए गए? तो आपको याद होना चाहिए, 100 और 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, और ये आपसे तारीख भी पूछी जा सकती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप ध्यान रखें, है ना। चलिए इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं।
उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसके ऑप्शन देखिए, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए कि स्टैंड अप ऑफ इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं, पहले आप अपना लगा लीजिए अगर आपका सही जा रहा है आंसर। तो इसमें जो आपका आंसर जाना चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने योजना स्टैंड अप इंडिया किसके लिए जारी की है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। चलिए डिटेल देखते हैं साथ में। स्टैंड अप ऑफ इंडिया की योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाएं उद्यमी जो हैं उनको ब्याज दिया जाता है। ब्याज प्राप्त करने वाले की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। अगर इससे नीचे से कोई वर्क करता है तो शायद उसको ना मिले, लेकिन 18 से अधिक होंगे तो उनको इतना रुपया जो है मिल सकता है ना। इंग्लिश वर्जन 6 क्वेश्चन का हम हिंदी पे चलते हैं। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है क्या है? शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यमों और तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, या फिर उपरोक्त सभी। लगा लीजिए आंसर फटाफट, पढ़ लीजिए अच्छे से इसको, और आंसर आपको पता भी चल गया है। डी इसका उत्तर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता ये हमारी चारों ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके यहाँ 4 कथन है, इनमें से कोई एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, मात्र मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है और आपको कौन से 3 सही लग रहे हैं, उसमें कौन सा एक ऐसा है जो आपको गलत लग रहा है। तो हमारे हिसाब से तो इसमें गलत आपका जो होना चाहिए, आपने लगा लिया है? अगर नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, इसका आपका उत्तर होगा ए। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उन दोनों के बीच संबंध है, तभी तो वो दोनों काम करेंगे मिलकर। चलिए आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में मापन तथा मूल्यांकन छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान स्तर को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। जो हम लोगों ने बच्चों को, हम सब टीचर्स हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने किस स्तर तक उस ज्ञान को प्राप्त किया, वह जो है मापन मूल्यांकन के द्वारा करते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में यथोचित सुधार का आधार प्रस्तुत किया जा सके। आपने बच्चे का मूल्यांकन कर लिया और उसके बाद आपने क्या देखा, उसका मूल्यांकन करने के बाद उसमें कितने सुधार की ज़रूरत है या है ही नहीं, तो वो आप प्रस्तुत करते हैं। मापन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों के क्षेत्रों की पहचान हेतु किया जाता है। साथ ही क्षेत्रों की वर्तमान क्षमताओं, किस तरह की उसमें क्षमताएं हैं करने की, वो हम भविष्य को कार्य क्षमता के संबंध में पूर्व अनुमान लगाने में भी किया जाता है। क्योंकि बच्चे का मूल्यांकन एक टीचर अच्छे से कर पाता है, और यहाँ पर सारी डिटेल है, पढ़ सकते हैं आप। चलिए प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ लीजिए 9 प्रश्न का वर्जन। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? बताइए। पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, पीएचडी की कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाला उपाय, मुक्त विश्वविद्यालयों की पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। मुक्त विश्वविद्यालय सभी समझते हैं क्या होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं। तो बताइए इसमें गुणवत्ता अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो आपने लगा लिया होगा अपना उत्तर, सभी ने चारों में कौन सा जा रहा है आपका उत्तर सही? अगर जा रहा है ए, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम या अधिकतम अवधि। चलिए डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पर डिटेल है इसकी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु
न्यूनतम मापदंड और प्रक्रिया अधिनियम 2016 की अधिसूचना के अनुसार पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम व अधिकतम अवधि तय की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी, ठीक है, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। उपयुक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशापित किया जाएगा जो कि संबंधित संस्थान की संविधि अध्यादेश में भी निर्धारित है। मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया होगा। जो पीएचडी करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर वो इस कार्यक्रम के लिए तैयार रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, स्मार्ट मोबाइल में निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? बताइए, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सभी आजकल चलाते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर कौन सा उपयोग होता है? एंड्रॉयड होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ इसकी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ लगता है इसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए। चलिए आपका 12वां प्रश्न देखते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं। वेबसाइटों को कौन खोजता है? सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर। सर्च फर्मवेयर, सर्च विधि, सर्च प्रकार, सर्च इंजन। तो मुझे लगता है सभी वर्क करते हैं आजकल इंटरनेट पर और सभी कुछ ना कुछ सारा दिन सर्च करते रहते हैं। तो कौन सा आपका उत्तर हो सकता है? तो लगा लिया होगा आपने और मुझे लगता है सभी का ये सही भी जाएगा, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। इसमें आपका डी आंसर होगा। यहाँ इसकी डिटेल है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है। भंडारित सूचना, अब आपने कोई भी टॉपिक डाला और उसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो आप सर्च करते हैं वांछित यानी कि अच्छी सूचना आपको मिल जाती है, वो ढूंढ कर आपको देता है कौन? आपका सर्च इंजन। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। किसी नेटवर्क में WLL होता है। बताइए दोस्तों क्या होता है WLL? साथ में आपको इसकी प्रश्न की उत्तर की जानकारी भी मिल रही है, पता चली गया, लेकिन नहीं फिर भी पढ़ते हैं। किसी नेटवर्क में WLL होता है वाइड लाइन लूप, वायरलेस स्लो लिंक या फिर वायरलेस इन लोकल लूप या वर्किंग इन लो लाइन। तो आंसर तो आपने देख ही लिया, आराम से पता चल गया आपको आंसर, अच्छी बात है। तो लगा लीजिए सी, वायरलेस एंड लोकल लूप। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। एल नीनो किससे संबंधित है? बताना है इसमें एल नीनो किससे संबंधित है। उत्तर आपको सारे पता चलना है। चलिए देख लीजिए। समुद्री जलधारा, समुद्री लहर, वायुमंडलीय विक्षोभ या पर्यावरणीय विक्षोभ। एल नीनो किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से इसका उत्तर। तो समुद्री जलधारा से ये संबंधित है। तो इसकी डिटेल यहाँ पढ़ेंगे हम। यहीं इसके नीचे इसकी डिटेल है, इसको पढ़ लेते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। यह समुद्री जलधारा है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो एक बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। कितनी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है ना। चलिए प्रश्न पर चलते हैं अगले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? 4 यहाँ टॉपिक हैं आपके, 4 ये हिस्से हैं, 4 एक्शन हैं। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा एक्शन जो है क्लाइमेट एक्शन का प्लान का हिस्सा नहीं है। बताइए जल्दी से। न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण या फिर सौर ऊर्जा। लगाया आपने? नहीं लगाया है तो लगा लीजिए जल्दी से, फिर हम इसको आपको बताते हैं, डिटेल इसकी समझाते हैं और साथ में आपको आंसर भी बताते हैं। आंसर होगा न्यूक्लियर ऊर्जा का जो है ये प्लान का हिस्सा नहीं है। बाकी वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण और सौर ऊर्जा ये क्लाइमेट प्लान एक्शन प्लान के हिस्से हैं और ये नहीं है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, बहुत ज़्यादा है डिटेल, इसको आराम से आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ नोट कर सकते हैं तो इसमें से आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? ओजोन क्षरण के नियंत्रण से पूछा है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल या फिर रियो
सम्मेलन। चारों में से आपको बताना है कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है। तो लगाइए जल्दी से आंसर। अगर सही जा रहे हैं तो आप सही, अगर जा रहे हैं तो आपका सही उत्तर होना चाहिए बी। अगर गलत है तो ये इसमें से लगाया होगा आपने, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी तक एकमात्र ऐसी संधि है जिसे सभी सदस्य देशों ने पारित किया है और वे ओजोन परत को क्षरण पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध ढंग से इस्तेमाल बंद करने पर राजी हुए हैं, जिस संबंध में प्रगति को वार्षिक रिपोर्टिंग के जरिए साझा किया जाएगा। ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है सदस्य देशों के द्वारा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आपके इंग्लिश वर्जन देख लीजिए जिनको देखना है, यहाँ पर आप हिंदी देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपके कूट हैं, कूट पार्ट में पढ़ते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए 4 ऑप्शन, अगर आपको पता है चारों ही आएंगे, कौन कौन से आएंगे कौन कौन से नहीं आएंगे, पहले इसको आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम कूट पर चलते हैं। यहाँ इसके कूट हैं 1 2 3, या फिर 1 2 4, या फिर 2 3 4, या फिर चारों ही 1 2 3 4, तीनों चारों ही। बताइए आपका उत्तर कौन सा जा रहा है। जल्दी से इसको लगा लीजिए, फिर हम आपको उत्तर बताते हैं इसका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चारों ही सही हैं। रणथंभौर भी, इंद्रावती भी, मानस भी और सहस्राद्रि भी। जानकारी बताएं आपको। चले डिटेल पर इसकी डिटेल देख लीजिए। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, मानस जो कि असम में है, इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ी में है, सहस्राद्रि जो कि महाराष्ट्र में है, सभी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। अब 4 तो आपको पता चल चुके हैं, लेकिन मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में 51 है। अब ये 51 कौन से, इनको पता कीजिए आप। अब अगला प्रश्न है, भीमा नदी के प्रमुख सहायक है। कौन सी नदी है, कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की, या फिर महानदी की। भीमा नदी के बारे में बताना है, वो किसकी सहायता करती है, किसकी सहायक नदी है। तो लगा लिया होगा आपने इसका उत्तर। तो उत्तर अगर जा रहे हैं ए पर तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कृष्णा की। चलिए डिटेल देखते हैं। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा तथा मूसी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में बहकर कितने जाती है, 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतनी लंबी वो जब बहती है, इतनी लंबी यात्रा तय करती है, तब जाकर वह खाड़ी में गिरती है। तो यात्रा से ना डरें, अपनी भी यात्रा करते रहिए, कभी ना कभी आप भी समुद्र का रस पिएंगे, पानी पिएंगे। चलिए आगे चलते हैं। रेगर शब्द संबोधित करता है किसको, दोमट मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को, काली कपास मिट्टी को, लाल व पीली मिट्टी को। बताइए रेगर शब्द किसको संबोधित करता है। तो अगर आंसर आपने लगाया है सी, काली कपाट मिट्टी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं आंसर पर। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। बहुत लेंथी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, है ना। पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। प्राचीन भारत के बारे में पूछा गया, किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। पाला, यशोदा, नागनिका, महाप्रजापति, गौतमी। लगाइए जल्दी, किसने किया था, जिनके पति की मृत्यु हो गई है फिर उन्होंने अपना ही शासन किया, तो किसने किया। तो आप अगर लगा रहे हैं नागनिका, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं उत्तर के लिए। यहाँ पर इनकी डिटेल है, पढ़ लेते हैं। अंगिया वंश की राजकुमारी नागनिका हाँ सातकर्णी द्वितीय की पत्नी थी। सातकर्णी द्वितीय 56 वर्षों तक शासन किया। रानी नागनिका के नाना घाट के लेख के अनुसार उसके पति सातकर्णी द्वितीय द्वारा अश्वमेध, राशियों आदि योगों का आयोजन किया गया था। 128 ईसा पूर्व में सातकर्णी द्वितीय की मृत्यु हो गई। नागनिका के 2 पुत्र थे, वेदेसिरी तथा सतीसिरी, जो अल्पवयस्क थे। व्यूहलन और रेपसन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेदेसिरी की अल्पवस्था की अवधि में अभिभावका के रूप में शासन किया। समझ गए ना उन्होंने शासन क्यों किया, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, तो इसलिए उन्हें कार्यभार संभालना पड़ा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है।
अब आप सोचेंगे कि आंसर कहाँ से लगाएं। जानकारी आपको बताते हैं इसकी। चलिए आगे चलते हैं। इसकी जानकारी के लिए हमने जानकारी भी नहीं ली इसकी। हाँ, यहाँ पर है, ये रही नीचे। ऋग्वेद के 10 मंडलों के अंतर्गत 85 अनुवाक है। पूरे ऋग्वेद में जो है 117 सूक्त हैं। तो हमारे आंसर में जो है सूक्त आ चुके हैं। इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 बाल खिल्य सूक्त है। इस प्रकार सभी सूक्तों की संख्या 128 है और यहाँ 128 संख्या कहीं नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि 10 मंडलों के अंतर्गत 85 क्या है, अनुवाक हैं। तो 85 तो हमारे ये हो गए। पूरे ऋग्वेद में 117 सूक्त है। तो सूक्त तो हैं 117 हैं, पता है हमें 100 जो है 17 हैं, लेकिन 11 इसमें बाल खिल्य हैं। 11 इसको ऐड कर लीजिए तो कितने बैठते हैं आपके 128 आपके बैठते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके प्रश्न है प्राचीन भारत में कांची कहाँ था। इसकी डिटेल भी साथ के साथ आप देख सकते हैं। तमिलनाडु में था। प्राचीन भारत में कांची तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, काशी, माया हरिद्वार को पहले मायापुरी बोला जाता था और हरिद्वार में आज भी मायापुरी एक जगह है। ठीक है। अवंतिका माया मंदिर भी है वहाँ पर। अवंतिका, उज्जैन तथा काशी का नाम उल्लेख है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। किसकी? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का। पहले प्रश्न को समझिए। कहाँ है? संविधान की प्रथम अनुसूची में है या फिर संविधान की द्वितीय अनुसूची में है, संविधान की तृतीय अनुसूची में है, संविधान की चतुर्थ अनुसूची में है। तो बताइए भारत के जो संघ मंत्री होते हैं वो शपथ ग्रहण जो करते हैं किस अनुसूची के अकॉर्डिंग करते हैं। तो लगाइए जल्दी से आंसर। अगर सही जा रहे हैं तो हमारे साथ आपका मैच करना चाहिए। अगर आप सही नहीं जा रहे हैं तो आपको तैयारी की ज़रूरत है। वो हम पहले ही कहते हैं कि आपको तैयारी की ज़रूरत है। अगर आप सही नहीं जा रहे हैं तो लगा लीजिए संविधान की तृतीय अनुसूची में। सही गया है, बहुत अच्छे, नंबर ऐड कीजिए अपने। चलिए आगे इसकी डिटेल देखते हैं। संविधान की तृतीय अनुसूची में भारत में विभिन्न पदाधारियों राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अब आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन लोग किस में आते हैं, है ना। संघ के मंत्री के रूप में ये सब आते हैं और ये कहाँ शपथ लेते हैं, कौन से में? संविधान की तृतीय अनुसूची में। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली। जोड़िए नंबर अपने। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। किसमें है राज्यसभा के समान शक्तियां? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में, सरकार की पदच्युत करने में, संविधान के संशोधन में, कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। राज्यसभा को जो शक्तियां प्राप्त हैं लोकसभा के समान, इन चारों में से किसमें प्राप्त हैं? बताइए जल्दी से किसमें प्राप्त हैं। अगर उत्तर हमारे साथ मैच कर रहा है तो उत्तर आपका होना चाहिए संविधान के संशोधन में। राज्यसभा को भी लोकसभा के समान क्या है, शक्तियां मिलती हैं या प्राप्त हैं। डिटेल देख लीजिए। संविधान के संशोधन के मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान में उपबंध किया गया है कि ऐसे विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन विहित रूप में विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना होता है। अतः संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने का कोई उपबंध नहीं है। समझ में आई है डिटेल? समझ में आई है तो करिए लाइक और शेयर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो मोस्टली आपको कॉमन भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन भी नहीं दे रहे हैं तो इनके बारे में आप अपडेट रहें, इनके बारे में आप जानकारी रखें हमेशा के लिए। तो बताइए आंसर आपका क्या जा रहा है। अगर आपका आंसर जा रहा है बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर निर्वाचन होता है किसका? उपराष्ट्रपति जी का। यहाँ डिटेल देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर
मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सदन तो सभी जानते हैं ना, दोनों सदन। यहाँ नीति आयोग के बारे में है, कब ये हुआ था, शुरू हुआ था, इसकी कब डेट थी, तो यहाँ पढ़ लीजिए इसको। हम हिंदी पे चलते हैं। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये तो सभी को कॉमन है प्रश्न, आपको पता होगा जब आया है ये प्रश्न, तो जल्दी से बताइए। इसका उत्तर लगा लिया होगा सबने, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। 1 जनवरी 2015, ठीक है। यहाँ इसकी डिटेल देखिए। भारत में योजना आयोग को समाप्त करके, ये तो पता ही है, नीति आयोग पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? उज्ज्वला योजना सभी इसको लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसमें? तो 29 का आपका उत्तर होना चाहिए। अगर आपका उत्तर सही जा रहा है तो 1600 रुपये यानी कि 1600 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ इसकी डिटेल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को वित्तीय सहायता योजना के तहत केंद्रीय सरकार 1600 रुपये आर्थिक सहायता देती है, जिससे गरीब परिवार उस पैसे से एलपीजी गैस कनेक्शन खरीद सकें। इसके साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार एलपीजी सिलेंडर भराने में आने वाले खर्च चुकाने के लिए किस्त ईएमआई की सुविधा भी दी जा सकती है। बहुत अच्छी जानकारी, नोट डाउन करें। भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? जब भारत सरकार ने बजट पारित किया था 2016-17 प्रारंभ किया, तो नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? जनसंख्या स्वास्थ्य से, डेयरी क्षेत्र से, गरीबी निवारण से या सामुदायिक कल्याण से? लास्ट प्रश्न है, जरूर आंसर बताइए अच्छे से। लास्ट में छक्का लगाइए अपना आंसर का, नंबर बनेंगे बढ़िया। बताइए आंसर क्या होगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। नकुल स्वास्थ्य पात्र क्या हो सकता है इसमें? तो डेयरी क्षेत्र हो सकता है ना। डिटेल देख लीजिए इसकी। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में दुग्ध उत्पादन डेयरी क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पात्र, उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, ई पशुधन हाट और देसी नस्लों के लिए राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। एक के साथ आपको कितनी अच्छी जानकारी भी प्राप्त हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और कंटेंट सभी तक पहुंचाइए जो आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है कि आंसर सही नहीं है या सही तरीके से नहीं बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए बता सकते हैं। और आपके पास और अधिक इन प्रश्नों को लेकर जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं, आपके लिए पूरी छूट है। आप आंसर से संबंधित और अधिक जानकारी ज्ञानी लोग जो है बांट सकते हैं हमारे साथ अपना ज्ञान, और जो है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।